कृषि जैव विविधता को खत्म होना सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है। तो कृषि जैव विविधता होती क्या है? वो तो प्राकृतिक जैव विविधता थी। ये एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये नया आइटम क्या है? ये तो आज तक हमने सुना नहीं था। तो ये किसान भाइयों, एक जैव विविधता एग्रीकल्चर में भी होती है। ठीक है, मैंने कहा ना आपके खेत में बहुत सारी जैव विविधता है। तो वो जैव विविधता जो आपके सबसे ज़्यादा काम की, मैं पहले उसी की बात करता हूँ। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ अपने लोकल गेहूँ हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वजों से हमारे बीच चले आ रहे थे, हम उन्हीं को उगा रहे थे। 1960-70 के दशक में जो हरित क्रांति है, उससे पहले जो गेहूँ था हमारे पास, या कोई भी धान था, ठीक है, ज्वार बाजरा मक्का जो भी कुछ थे, उड़द तुअर मूंग, जो भी फसलें थी सारी सब हमारे पास लोकल थी, लोकल वेराइटीज़ थी, लोकल हम ग्रो कर रहे थे और चल रही थी। ठीक, लोकल की खासियत ये होती है कि वो लोकल में पनपती है, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कौन से कीट कौन सी बीमारी ज़्यादा लगेगा, तो उससे कैसे बचना है, तो उस फसल को पता होता है। तो उसके अंदर वो सिस्टम डेवलप होता है ऑलरेडी, तो वो किसी भी कीट या बीमारी को ज़्यादा नहीं फैलने देती है। ठीक है, तो पहले सैकड़ों तरह के चावल थे, सैकड़ों तरह के गेहूँ थे। आजकल जो काले गेहूँ आ रहे हैं इस तरह के, उनकी रोटी मेरे घर पर भी बनी 1-2 दिन। तो ये जो हमने मिटा दी बायोडाइवर्सिटी को, अभी हम वापस आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, उसी काले गेहूँ को हम वापस ला रहे हैं, कह रहे हैं काला गेहूँ खाओ, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये थी एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी में सैकड़ों तरह के गेहूँ चावल, जो ब्लू चावल थे, अलग अलग तरह की लाल मक्का थी, हाँ, लाल मक्का, पर्पल मक्का, काली मक्का, अलग अलग तरह की मक्का थी। ठीक है, उसके अलावा आलू को देख लीजिए, अलग अलग तरह के आलू थे। ठीक है, काला आलू, लाल आलू, पिंक आलू, हाँ, ये अलग तरह का आलू, पीला आलू, मतलब 50 तरह के आलू थे। तो इसकी ये खासियत होती है कि क्या पता ये जो आलू आपके क्षेत्र में हो रहा है, मान लीजिए ये आलू आपके क्षेत्र में होता है, ये आपके क्षेत्र का लोकल आलू है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस लोकल आलू की खासियत ये हो कि आपकी मिट्टी में मैग्नीशियम ज़्यादा है, ये मैग्नीशियम को लिमिटेड उठाता है। उसका रूट सिस्टम जो है, इसका जड़ तंत्र है, वो ढला हुआ है, 10,000 साल में विकसित हुआ है। तो वो इस तरीके से डल गया है कि कितना भी मैग्नीशियम आपकी मिट्टी में, उसको जितना चाहिए उतना ही उठाएगा। हमारे हम लोगों ने क्या किया कि रिवोल्यूशन किया, तो उसमें हमने आलू का भी हाइब्रिड बनाया, आलू की भी अलग वेराइटियाँ विकसित की। पता ना जाने कहाँ से कौन सा लोकल उठा के हाइब्रिड बनाया या हाइल्डिंग वेराइटी बनाई। तो अब आप मान लीजिए कि एक ये वाला सफ़ेद आलू लेकर आएगा, जो चिकना होता है, ऊपर से छिलने में आसान होता है, सफ़ेद कलर का होता है, दिखने में बड़ा प्यारा होता है, स्मूथ होती है स्किन, जल्दी निकल जाती है। ठीक है, और अच्छा लगता है टेस्ट में वगैरह वगैरह। तो आपने ये आलू ला के इस आलू को उठाया और इसकी जगह ये उगाना शुरू कर दिया। लेकिन आपकी इस आलू को नहीं पता कि आपकी मिट्टी जो है लोकल मिट्टी, उसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा है, इसको तो पता है। तो ये तो अपने उस हिसाब से उठाता था, इसने अपना जड़ तंत्र ऐसा विकसित कर रहा था कि रखा था कि ये लिमिटेड मैग्नीशियम उठाता था। लेकिन आप जो आलू लेकर आए, इसको नहीं पता कि यहाँ पे भाई साहब मैग्नीशियम ज़्यादा है मिट्टी में, तो इसको कैसे उठाना है। जैसे इसको यहाँ लगाओगे, ये बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम उठाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा उठाएगा। या फिर क्लोराइड आपकी मिट्टी में हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोराइड उठा ले, तो वो क्लोराइड इतना उठाएगा कि उस आलू में क्लोराइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसको आप खाओगे, आपके शरीर में क्लोराइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो जो लोकल ब्रीड्स होती हैं वो बहुत ही हाईली सिलेक्टेड होती है, नेचुरली सिलेक्टेड होती हैं, उनको हमने ख़त्म कर दिया और हमने हाइब्रिड और हाइल्डिंग वेराइटीज़ पर ध्यान दिया। ठीक है, मार्केट के लोग मार्केट में बैठे, उनका काम है आपको हाइब्रिड बेचना, संकर बीज बेचना और हाइल्डिंग वेराइटीज़ बेचना, ताकि आप उनको लगाओ पूरे खेत में एक जैसा, तो बीमारियाँ आएगी, तो एक जैसे को खाद भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बीमारियाँ भी आएगी। तो आप पेस्टिसाइड भी डालोगे तो इंसेक्टिसाइड भी डालोगे, तो जैसे डालोगे वैसे प्रतिरोधक क्षमता आएगी जीवों में, तो वो और बढ़ते जाएंगे, उनकी डिमांड हम और ज़्यादा डालेंगे, तो बिज़नेस रन हो गया। ठीक है, तो लोगों का टारगेट ही वो समझ लीजिए कि रहा होगा किसी ज़माने में कि बोले लोकल को ख़त्म करो बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लोकल जो चीज़ें थी वो बहुत काम की थी। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम का और आलू का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे एरिया में हो सकता है जो मूंग हुआ करता था, वो शायद यहाँ की ज़मीन में जो कैल्शियम ज़्यादा है उसको कैसे उठाना, उस पर उसकी विशेषता होती हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, या अभी भी बहुत लेवल पर रिसर्च नहीं हुआ है, प्रूव नहीं है कि कौन सी लोकल चीज़ कहाँ पर किस तरीके से कैसे काम करती थी, उसका क्या फ़ायदा था। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोकल चीज़ हमारे एरिया में थी, अगर वो बीज हमें एक बीज भी कहीं मिलता है तो हमें उसको संभालना है, उसको बढ़ाना है, उसकी संख्या बढ़ाना है, उसको इस्तेमाल करके, हाँ, हम उसी में सिलेक्शन करके जो लोकल है उसी में अच्छे अच्छे पौधे सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे
उसके गुण वाले बीज सिलेक्ट करके धीरे धीरे हम 8-10 साल में उसी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको इस हाइब्रिड के लेवल पे ले जा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो हमें हमारे लोकल वेराइटीज़ पर, सब्जियों के बीजों पर ध्यान देना है। अगर हमारी घर में लेडीज़ों ने या किसी ने भी पुराने बीज संभाल रखे हो, लोकल करेले के, टिंडे के, या फिर आपकी भिंडी के, या फिर पालक के, या फिर मूली के, गाजर के, लौकी, तिरोई, गिलकी, किसी के भी हो, तो उन लोकल को संभाल के रखिए, उन्हें उगाइए, उनके बीज को बढ़ाइए और लोगों में बांटिए। लोगों से कहिए कि हाइब्रिड लाना बंद करें, दुकानों पे जाना बंद करें इन बीजों के लिए, और ये लोकल बीज इस्तेमाल करना शुरू करें। इसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कि मैंने कहा ना, हाइब्रिड लाओगे तो पता न जाने आपकी भूमि से क्या उठाएगा, उसको पता ही नहीं कि ज़मीन में क्या ज़्यादा है क्या कम है, वो न जाने क्या उठाएगा और आप क्या खाओगे, और आपके शरीर में कोई कौन सा कंटेंट बढ़ गया, ये राम ही जाने, ठीक है, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, ये फिर प्रकृति जाने। तो बढ़ गया तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाने का बहुत बड़ा कारण ये भी है। चलिए, तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी दालों में थी, ठीक है, अलग अलग तरह की दालें हुआ करती थी, न जाने किस किस तरह के बीज हुआ करते थे, चावल, गेहूँ, हर चीज़ के वैसे मसाले हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब, एक रिसर्च का डेटा दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने 1970-71 के दशक में चावल जो आता जो गेहूँ होता था वो सिर्फ 41% एरिया में लगभग होता था, चावल 7 से 8%, मतलब जो खरीफ की जो फसल है उसको देखें तो राइस सिर्फ 8% एरिया में होता था, बाकी में मक्का होती थी, कॉटन होता था, दालें होती थी और कुछ और फसलें होती थी, ये सारी खरीफ में होती थी, ठीक है। इनका प्रतिशत बहुत लिमिटेड था। लेकिन 2013-14 में देखोगे आप, तो चावल जो 7-8% था वो सीधा 36% हो गया, 36%, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा? कॉटन पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कॉटन 7% था, लगभग वही रहा, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मक्का ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अन्य फसलें जो 20% तो सीधा 8 पे आ गई, वो लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। दालें पल्सेस क्या थी, 8% थी, सीधा 0.2%। मतलब मैंने कहा ना कि वो बाजार भाव में अनियमितताएँ क्यों होती हैं, वो इस वजह से हुई कि जहाँ पर 8% दालें हो रही हो, वहाँ पर सीधा 0.42% पहुँच गई। मतलब पंजाब में जितने लोग उनके खाने के लिए भी सफिशेंट दालें पैदा नहीं कर पा रहा पंजाब, तो भैया इम्बेलेंस तो क्रिएट होना ही है मार्केट में, तो भाव राव में उतार चढ़ाव तो होना ही है। और चावल इतना ज़्यादा पैदा कर रहा है, आपकी पूरे हिंदुस्तान खा ले इतना चावल तो पंजाबी पैदा कर रहा है। अब इतना चावल पंजाबी पैदा कर रहा है तो भैया बाकी स्टेट में भी तो राइस पैदा हो रहा है, तो राइस तो कोड़ियों के भाव एक नहीं है। ये था ग्रीन रिवोल्यूशन के जो रिजल्ट थे वो पंजाब में दिखाए गए हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी थी, इसमें सिर्फ बीज या सिर्फ दालें या अनाज या ऑयल सीड या शुगर केन वगैरह, ये चीज़ें सब चीज़ें आलू वगैरह नहीं आते हैं, उसमें हमारे दूध वाले देने वाले जीव भी आते हैं, ठीक है। इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं कितनी तरह की ब्रीड है ये गायों की, 30 ब्रीड है, 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 छंग 30, ठीक है। 30 तरह की ब्रीड हमारे इंडिया में हुआ करती थी। देखिए, पोवार, नागौरी, निमाड़ी, केन कथा, मालवी जो हमारे मालवा क्षेत्र में हुआ करती थी, ठीक है। ये मालेनाड़ी, गिड्डा, कृष्णा, पढ़ने आया, ये खिल्लारी है, डांगी है, जौरी है, ये हिल्लरी है, हल्लीकर सॉरी, अंगोल जो है वहाँ अंगोल होती थी, ये आंध्रा में अंगोल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद कंगायम, ठीक है, ये एक और हैं, ये कांकरेज हैं, थारपारकर हैं, हरियाणवी हैं, कसरगोड हैं जो कि केरला के कसरगोड क्षेत्र में होती हैं, बरगुर हैं, देवनी हैं, लाल कंदरी हैं, गवलव हैं, साहिवाल हैं, सिद्धि हैं, खीरीगढ़ हैं, वेचुर हैं, गंगातिरी हैं, गिर हैं और रठी हैं। 30 ब्रीड इंडिया में लोकली होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हम वाइट रिवोल्यूशन लेकर आए। वाइट रिवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति, जिसके तहत दूध को उत्पादन बढ़ाया जाए, दूध का उत्पादन इस स्तर तक आओ कि हम पूरे वर्ल्ड को दूध खिला दे, इतना दूध पैदा करना है हमको, ठीक है। भाई माल न्यूट्रिशन हो रहा था लोगों में, ठीक, सिर्फ चावल और गेहूँ देने से तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पेट भरता है, लेकिन शरीर थोड़ी चलता है। तो कैल्शियम भी देना है, मैग्नीशियम भी देना है, आयरन भी देना है, जैसे मसाले देना है ना सब्जी में वो पौधे को, वैसे ही शरीर को भी सब कुछ देना है। तो लोगों ने कहा कि
दूध का उत्पादन बढ़ाओ, दूध में कैल्शियम होता है, दूध से अच्छा पेट बढ़ता है, दूध अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। पुरानी कथाओं में भी कहा जाए पुराना दूध का हर जगह इस्तेमाल है, तो दूध का उत्पादन बढ़ाओ। लेकिन दूध का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाना है वो तरीका अलग था। लोकल ब्रीड में इम्प्रूवमेंट करके, सुधार करके, इसी ब्रीड को इसी एरिया में लोकल रख के यहीं पर इसको बढ़ा के इसमें दूध उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं किया गया। लोकल दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये किया, सबसे पहले लेकर आए ब्राउन स्विस, फिर जर्सी, फिर करन स्विस, फिर होलिस्टीन, HF। ये दूध देती है नाप शनाप, ठीक है, ये भरपूर दूध देती है, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, बढ़िया से रखो तो 50 लीटर भी देने लग जाए ऐसी गाय, ठीक है। लेकिन इसका जो दूध होता है A1 मिल्क होता है, ये आज से 30 साल पहले तक लोगों को पता नहीं, अभी 2-5 साल पहले तक लोगों को पता नहीं था कि A1 मिल्क होता है। एक्चुअली A1 मिल्क जो होता है उससे पीने से डायबिटीज़ होती है, पूरा जो साइंस है वो आप गूगल बाबा बता देंगे। A2 मिल्क से डायबिटीज़ नहीं होती है, ये हमारी देशी गायें हैं सारी की सारी। तो A1 मिल्क से डायबिटीज़ होती है, तो भैया ये बात अब हमको पता चली, तो अब हमने इनको शिफ्ट करके, इनको हटा के पूरे हिंदुस्तान में हम इन 3-4 ब्रीड पर आ गए। हर कोई कह रहा है गिर लाओ, गिर लाओ, गिर लाओ, या फिर रेड सिंधी जो राजस्थान में चलती हैं, या हरियाणा में थोड़ी बहुत चलती हैं, कांकरेज गुजरात में चलती है, साहिवाल हरियाणा पंजाब में चलती हैं, ये गिर गुजरात की हैं। तो आजकल गिर का ना एक रेस शुरू हो गई कि गिर गाय लाओ। तो भैया फिर बात वापस वही आ जाती है कि गिर गाय तो गुजरात की है या थोड़ी बहुत पार्ट ऑफ राजस्थान की है, गुजराती गिर है, तो आप उसको पूरे हिंदुस्तान में क्यों लाना चाहते हो? आपके पास 30 ब्रीड है, आपकी लोकल ब्रीड वापरो, लोकल ब्रीड में सुधार कर लो ना। आप एक गिर में जितना खर्चा करके आप 10 लीटर दूध पैदा करोगे दिन का, ठीक है, उसके आधे खर्चे में आपकी एक गाय जो मालवा है, मान लीजिए मालवी जो ब्रीड है, उसमें सुधार कर लो, ये भी 10 लीटर दूध दे देगी, लेकिन इसमें सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। सुधार की प्रोसीजर थोड़ी लंबी है, गवर्नमेंट तो पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है, मैंने तो उनके प्रोजेक्ट्स पर नहीं देखा है फिलहाल, ठीक है। लेकिन हम किसान भी तो कर रहे हैं भाई, किसान है हम तो, हमको तो वैसे भी खेती करना, जानवर तो रखना ही है, 50-100 साल 1000 साल से करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे 100 साल 1000 साल, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे को बस 20 दिन और गाय पालनी है, उसके बाद तो छुट्टी, उसके बाद तो अपने करनी ही नहीं है, तो फिर तो बातें अलग हो गई। फिर तो डेयरी से लाओ, A1 आए, A2 आए, या फिर वही सर्फ और तेल का बना हुआ या एसिड का बना हुआ मिल्क है वो खाओ, वो क्या रहेगा, अलग चीज़ है। लेकिन आज जब आप किसान और आपको पता ही है कि मेरे को जानवर रखना ही है, तो क्यों ना धीरे धीरे उसमें सुधार ही कर लूँ। इस बार मेरी जो मालवी ब्रीड है, मालवी ब्रीड के बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, जाइए NDRF, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, करनाल, मिलिए लोगों से, साइंटिस्टों से, पूछिए कि सर मालवी ब्रीड के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं वो क्या हैं। ऐसे गाय आप अपने एरिया में ढूंढ लीजिए, ऐसा बेल अपने एरिया में ढूंढ लीजिए, क्रॉस करवाइए, जो अगली जनरेशन आएगी उसमें फिर और अच्छे बेल से क्रॉस करवाइए, आपकी लोकल मालवी विकसित कर लीजिए। जितना गिर को आप खिलाओगे, गिर का शरीर थोड़ा बड़ा होता है मालवी से, ठीक है, जितना आप गिर को खिलाओगे या रेड सिंध, साहिवाल या कांकरेज या इनको खिलाओगे, उसके आधे में ही आपकी मालवी आपको उतना ही दूध देगी, ठीक है। और क्या पता गिर का दूध आपके शरीर को सूट होता हो ना होता हो, या मालवी का दूध आपको ज़्यादा अच्छा से सूट होता हो, क्योंकि वो 10,000 साल से आपके एरिया में विकसित हुई, आपके एरिया ने, प्रकृति ने उसको सिलेक्ट किया आपके एरिया के लिए। भैया प्रकृति ने मालवी को मालवा रीजन के लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस मालवी गाय को मालवा रीजन के लिए प्रकृति ने सिलेक्ट किया है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको शिफ्ट करके कोई दूसरे एरिया की गाय वहाँ पर ला के रखो, क्योंकि हो सकता है आपके जो शरीर का जो एक्सेप्टेंस है ब्लड मिल्क का, ठीक है, वो हो सकता है गिर में कोई ऐसा खून हो जो आपके शरीर का ब्लड है या आपका जो शरीर की सेल है या DNA है वो एक्सेप्ट नहीं करता हो। मैं नहीं कहता वो कोई बीमारी हो जाएगी या वगैरह वगैरह, वो देशी गाय कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद शायद कोई फ़र्क दिखे। जैसे कि अभी 30 साल बाद पता चले कि होलिस्टीन फ्राइशन वगैरह ये सब A1 मिल्क होती हैं, ठीक है, ये 30 साल बाद पता चले कि A1 मिल्क है, भैया इनको बंद करो, इनको हटाओ, अभी देशी पर आ जाओ, तो हम देशी पर आ गए। क्या पता 30 साल बाद पता चले कि भैया इनसे भी हमारे जो लोकल ब्रीड हैं वो ज़्यादा बेहतर है, इनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लोकल के लिए, ठीक है। तो किसान भाइयों, ये रेस है उसमें दौड़ना बंद कीजिए, घर के लिए दूध चाहिए, जो आपकी लोकल ब्रीड है, आपके लोकल एरिया की जो ब्रीड है, वैज्ञानिकों से मिलिए, साइंटिस्टों से मिलिए, पता कीजिए लोकल ब्रीड कौन सी है आपके एरिया की, उसको पढ़िए, उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उन्हें बढ़ाइए और उनका दूध इस्तेमाल कीजिए।
ये सिर्फ दाने में और फसलों में लागू नहीं होता है, ये नियम प्रकृति जो जैव विविधता है, कृषि जैव विविधता, वो जानवरों में भी लागू होती है, भेड़ बकरी में भी लागू होती है, मुर्गों में भी लागू होती है। ठीक है, ये हर जगह लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं आप लोगों से को बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिखती नहीं है, होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जानवरों के साथ क्या आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले तक हाथ सून पड़ना या फिर नसें खींच जाना, बात बात पर गर्दन की नस खींच जाना, या फिर रात को उंगलियां जकड़ जाना, या फिर बात बात पर आँख के यहाँ पर दर्द होना, या फिर बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, या फिर कान में ज़्यादा दर्द होना, मतलब या फिर एड़ी में ज़्यादा खुली चलना, या फिर एड़ी में ज़्यादा सून पड़ जाना, दर्द करना एड़ियाँ, मतलब बहुत सारी तरह की बीमारियाँ मैं गिना नहीं सकता आपको। जो मैं जानता था छोटी मोटी वो मैंने बता दी, क्योंकि मेरा भी हाथ सून पड़ता है, रात को ये जकड़ जाता है दाहिना हाथ। ठीक है, तो थोड़ा इशू होता है रात को, उसको ना मैं ना ऐसे 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 घुमाता हूँ, फिर उठ के ऐसे 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 करते हैं ना अपन, तो वो ठीक हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा। तो ये समस्या आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। प्लस जैसे ही सीज़न बदलती है, सर्दी जुकाम इतना भयंकर होता है, मतलब पूरी की पूरी जनरेशन को हो रहा है, एक दो आदमियों को नहीं हो रहा, पूरी की पूरी जनरेशन को हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। इसके पीछे कारण है जो ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने जो वेराइटीज, हमारी लोकल जो सारी चीज़ें, सब्जियाँ थी, तेल वाली चीज़ें थी, या फिर हमारी जो खाना अनाज था, गेहूँ ज्वार बाजरा जो था हमारा लोकल, सबको हमने हाइब्रिड से शिफ्ट कर दिया। मैंने आलू का एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम या क्लोराइड वाला। तो जो हमारी लोकल वेराइटीज़ थी उनकी खासियत ये थी कि वो प्रकृति ने सिलेक्ट की थी इस एरिया के लिए। ठीक है, वो यहीं पर पैदा हुई बड़ी हुई, तो उनको पता था कि ज़मीन से क्या उठाना है, कैसा उठाना है, और हमारा शरीर उन्हीं को खा खा के वैसा ही ढला हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जीन को जो आदत है वो भी उसी की थी, हमारे जीन उसी तरह से विकसित हो चुका था। तो क्या हुआ कि जब बदला गया तो अब हमारे शरीर को वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल हम मक्का की रोटी खाते तो उसमें कैल्शियम उदाहरण के लिए 3 ppm होना चाहिए, मैं जस्ट एज 3 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, पूरी डोज में 3 ग्राम होना चाहिए। जो देशी मक्का हमारी लोकल थी वो हमें 3 ग्राम हमारे एक दिन के फूड में देती थी उदाहरण के लिए। अब हम लेकर आए हाइब्रिड तो वो हमें 1.5 ग्राम ही दे रही है। ठीक है, या फिर ये कह लें कि जो सोडियम है वो जो हमारा गेहूं की रोटी थी वो हमें पर डे डाइट, हमारी जो लोकल वेराइटी थी वो हमें 1 ग्राम पर डे दे रही थी, जो हमारे शरीर की ज़रूरत है। हमारा शरीर 1 ग्राम के हिसाब से डला हुआ है, तो हमारे शरीर में, हमारे जीन में वो चीज़ घुस गई है कि भैया इस जीन को 1 ग्राम सोडियम पर डे चाहिए। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल बात है, समझ लीजिए थोड़ी आराम से। तो अब क्या हुआ कि हम उसको हाइब्रिड ले आए या फिर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ले, हमारी लोकल तो हमने मिटा दी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब उसमें जो लोकल आया वो आपको पर डे 1 ग्राम नहीं दे रहा है, वो आपको 1.5 ग्राम दे रहा है सोडियम। ठीक है, या फिर आधा ग्राम ही दे रहा है या 0.25 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन 1 नहीं दे रहा है। तो आपके शरीर का जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइंड था डीएनए के अकॉर्डिंग जो था वो वैसा उसको कम नहीं मिल रहा है, उसको वैसा बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं मिल रहा है। तो सोडियम बढ़ जाना, मैग्नीशियम बढ़ जाना, क्लोराइड बढ़ जाना, या कैल्शियम कम हो जाना, या सोडियम कम हो जाना, इन सब की वजह से हमको कुछ न कुछ शरीर में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो शुरू के 10 साल झेले, 15 साल झेले, 20 साल झेले, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। और यही चीज़ दूध के साथ भी हुई। अब दूध में मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। चलिए, हमने ब्रीड चेंज की, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूध में ज़्यादा फर्क नहीं होता, हम ये मान लेते कोई फ़र्क होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आया है कि जो पहले हमारे पास बहुत खुली ज़मीन हुआ करती थी, हर ज़मीन पर खेत नहीं होता था, खुली ज़मीन हुआ करती थी जिसमें चारा होता था, झाड़ियाँ उगती थी, खरपतवार उगती थी, जंगल जैसी जगह थी, तो उसमें जानवर चरने जाता था। तो एक गाय जब चरने जाती है या भैंस जब चरने जाती है, तो वो जब चरने जाती हैं तो वो वहाँ पर सिर्फ घास नहीं खाती है। ठीक है, ये बात तो आप भी जानते होंगे किसान भाइयों, वो वहाँ पर सिर्फ घास नहीं खाती है, वो वहाँ पर बहुत सारी तरह के खरपतवार खाती हैं जो कि औषधि गुण होते हैं, जिसमें औषधि गुण होते हैं, उसकी जड़ें खाती है जिसमें औषधि गुण होते हैं। वहाँ की जो लोकल मिट्टी होती है वो उखड़ जाती है, अगर घास उखड़ जाती है और उसकी मिट्टी उसके मुंह में जाती है तो उस मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसके शरीर में जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रास्ते में आते टाइम जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें से भी कुछ पत्ते खाती हैं।
ठीक है। वो बहुत सारे तरह के बैठे बैठे पत्थर चाटती हैं दिन में। गाय भैंस को आपने देखा वो पत्थर चाटती है, कुछ जानवर चाटते हैं। तो पत्थर में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसके शरीर में घुल के आते हैं। लार जो होती है ना वो बहुत जल्दी गला देती है किसी भी चीज़ को, तो वो अगर चाटती है तो उसकी लार की वजह से पत्थर गलने लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसके शरीर के अंदर आने लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि लार एक जैविक अम्ल है, एक तरह का जैविक अम्ल समझ लीजिए आप, वो है। तो बहुत जल्दी पत्थर को गला के, ऊपरी सरफेस को गला के बहुत सारी चीज़ें अंदर आती हैं। जानवर चाटता क्यों है? कुछ जवान को खुजली हो रही इसलिए नहीं, उसको उस पत्थर में टेस्ट आता है। टेस्ट कैसे आता है? जब उसको लार लगती है, पहली बार एक दो बार लार लगाती हैं तो वो गलने लग जाता है और पत्थर की जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, जो टेस्ट है वो उस लार में आने लग जाता है, तो उस जानवर को चाटता है। ठीक है, तो उसके अंदर उसके भी पोषक तत्व गए। तो वो जानवर के अंदर ढेर सारी औषधियाँ और पोषक तत्व जाते थे जब जानवर खुले में चरने जाता था। वो जानवर चढ़ने जाता था गांव से 2 किलोमीटर बाहर, तो 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, प्लस वहाँ पर लोकल में दौड़ना भागना मस्ती करना, तो उसका शरीर चलता था। तो पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस शानदार होती थी। फिजियोकेमिकल उसका शरीर पूरा फिजियोलॉजी बहुत शानदार रहता था। हष्टपुष्ट जानवर होता था, हंसता खेलता खुशहाल जानवर। तो उसका जो दूध होता था उसमें भी सारे पौष्टिक गुण होते थे, सारी औषधियाँ होती थी, सारे पोषक तत्व होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया और हमने बड़े बड़े खेत बनाए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। पीछे कॉटन लगा दी हमने, जहाँ पर खुली ज़मीन थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉटन का खेत बना लिया। कॉटन लगा दी, खूब सारा केमिकल उड़ा रहे हैं, तो अब ज़मीन बची कहाँ? ये रोड के साइड में थोड़ी सी 5-10 फीट, इसमें ये सारे भीड़ भाड़ में जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा लेंगे। पहला तो इसमें उतनी सारी जड़ी बूटियाँ झाड़ियाँ वगैरह हुएगी नहीं, थोड़ी बहुत घास हुएगी तो ये लोग खा लेंगे। बाकी इनके पैरों से मिट जाती है, वैसे चल चल के जानवर रोड के साइड में जानवरों के पैरों से वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं। ठीक है, जानवर बैठता नहीं है, यहाँ पर दौड़ नहीं सकता, उतना चलता फिरता नहीं है, तो उसका शरीर का जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है वो भी वैसा नहीं होने लगा जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये तो ठीक था, लेकिन अब डेयरी फार्म आ गए तो डेयरी फार्म पर होता है कि जानवर इस सांकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर 24 घंटे जानवर बंधा हुआ है। ठीक है, तो 24 घंटे जब जानवर बंधा होगा तो उसको औषधियाँ, पत्थर चाटना, वो सब मिलेगा क्या? वो मिट्टी का टेस्ट, वो झाड़ियाँ, वो अलग अलग तरह की घास, अलग अलग तरह के खरपतवार, बीज, फल, फूल नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता है तो उसके शरीर में वो सब आते नहीं तो आपको भी नहीं मिलते, दूध में भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना बीच में कि एक बार जो आप जो खाद डाल रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, जो क्वालिटी की हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड, जैसे हम क्वालिटी ऑफ खाद की भी बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट। तो पहले जो कंपोस्ट होती थी उसमें चूँकि जानवर बाहर चरने जाता था और अलग अलग तरह की चीज़ खाता था, तो उसकी जो गोबर निकलती थी, उसका जो यूरिन निकलता था, उसमें सारा पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में होते थे। ठीक है, तो दूध में भी होते थे और उसमें भी होते थे। ठीक है, प्लस जानवर के शरीर में भी होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपके खेत में तो पोषक तत्व तो बचे नहीं, जैसा कि हमने देखा ख़त्म हो गए लगभग। तो आप जो पौधा होगा उसको आप क्या दोगे? DAP, यूरिया, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 चीज़ें दोगे। पौधा मोस्टली ज़्यादातर यही 3 चीज़ें उठा के 7 क्विंटल की जगह 3 क्विंटल पैदा करता है। यही 3 चीज़ उठा के वो जितना पैदा कर सकता है कर लेता है। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें डिफिशिएंट है, कम है। ठीक है, और वो इन 3 चीज़ों के बेस पर पैदा कर लेता है ज़्यादातर फसलें। तो या फिर थोड़ी बहुत जो मिट्टी में पड़ी वहाँ से उठा लेता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, जैसे तैसे वो बड़ा करके अपनी अगली जनरेशन ले आता है। तो उसका जो चारा होता है उसमें भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं होता, तो उसको जो जानवर खाएगा उसके शरीर में भी वही NPK ही जाएगा और क्या जाएगा, लगभग पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में जाएंगे नहीं जितने जाने चाहिए। अब इसके शरीर में भी नहीं जा रहे हैं तो आपके दूध में भी नहीं आ रहे हैं। तो आपका जो दूध है, भले ही मैं देसी गाय या भैंस दूध खा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जकड़न फिर भी हो रही है। सीज़न पलटते ही पूरे घर वालों को या पूरे गांव वालों को या पूरे एरिया वालों को सर्दी जुकाम होना कॉमन बात हो गया। 15 साल पहले ये कॉमन नहीं था, सर्दी जुकाम होना सीज़न बदलते इतना कॉमन नहीं था, बहुत ही कम कॉमन था, क्योंकि शरीर में रेजिस्टेंस ही थी, पोषक तत्व भरपूर थे, तो वो सब हो चुके। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने की तरफ चल रहा है। अब वापस हमको इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी खत्म होने की वजह, ठीक है, नेचुरल डाइवर्सिटी खत्म होने की वजह से शायद हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर ना पड़ा हो, शायद ना पड़ा हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी खत्म होने की वजह से हम लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है,
ये किसान भाइयों आप याद रख लीजिए, ये आपकी आने वाली जनरेशन को आप क्या दे रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप उसे एक खोखला एनपीके वाला दूध, खोखला एनपीके वाला खाना दे रहे हो। उसमें ना तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ना भरपूर विटामिन, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स जो होने चाहिए वो नेचुरल एमिनो एसिड्स हैं वो हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो शायद बनना ही बंद हो गए हो, जो हमें नहीं मिल रहे हो प्रकृति में, क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं है उस इम्यूनो एसिड को बनाने के लिए। पर्टिकुलर कोई एलिमेंट चाहिए, अगर वो है ही नहीं या कम मात्रा में है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बनेगा कैसे। तो इस तरीके से हम जो हमारी आने वाली जनरेशन को फ़िलहाल जो दे रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल में जितना कर सकता था। शायद हो सकता है मैं 100% सही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गलत भी नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा साइंस का नॉलेज कहता है वो यही है, ठीक है, वो इतना ही कहता है। अब आप इसको इन डिटेल अगर जाना है तो आप गूगल बाबा के पास जाइए, वो आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर दे देंगे, आप पढ़िए, आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे रिसर्च में क्या क्या आ रहा है, हम कितना पेस्टिसाइड खा रहे हैं, कितना खा सकते हैं, कितनी लिमिट है, और हम कितना खा रहे हैं। जो जो होता ना MRL, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स, खाने में कितना रेसिड्यू होना चाहिए हमारे अनाज में और हम कितना खा रहे हैं वगैरह वगैरह। MRL एक बहुत बड़ा अलग ही सब्जेक्ट है, मैंने इस पर काम किया हुआ है तो मुझे आइडिया है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो हम खा रहे हैं वो चाहिए वो नहीं है, दैट इज़ इनकम्प्लीट। ये कहूँगा कि वो अधूरा है। ठीक है, वो दिखने में पूरा है लेकिन अधूरा है। मैंने कहा ना, मैं आपको ऐसी समस्याएं बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सोची होगी। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सीजनल इश्यूज जो आ रहे हैं, सर्दी जुकाम के, या हड्डियाँ जकड़ जाना, या सुन पड़ जाना, या झुनझुने आना, ये जो बीमारियाँ आज से 15 साल पहले नहीं थी, सारी आज क्यों आई, ये इसलिए है। ठीक है, क्योंकि आपके खाने में कमी है।